नमस्कार। जान भी जहान भी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2 शब्दों के इस संक्षिप्त वाक्य में बड़ा संदेश निहित है। विश्वव्यापी कोरोना महामारी के खिलाफ जंग में देशवासियों की जान बचाना प्राथमिकता है, साथ ही देश को चलाना भी है, आगे लेकर जाना भी है। चुनौतियों के बीच राष्ट्र निर्माण की राह तलाशना भी है और इस नए सफर के लिए अपने आप को तैयार भी करना है। स्थिति की गंभीरता के बीच अपनी प्राथमिकताएं भी तय करनी है। सरकार की ऐसी ही प्राथमिकताओं में शामिल है कृषि। लॉकडाउन के बीच कृषि क्षेत्र से राहत भरी खबर है। सरकार के मुताबिक अगर आंकड़ों को देखें तो वर्ष 2018-19 में 285.20 मिलियन टन खाद्यान्न का उत्पादन हुआ था, जबकि 2019-20 में ये आंकड़ा 291.95 मिलियन टन है और अब 2020-21 में लक्षित है 298.3 मिलियन टन इस उत्पादन की उम्मीद है। दलहन की अगर बात करें तो इसके उत्पादन में 28.3% की वृद्धि करके प्रोटीन क्रांति लाई गई है। खास बात यह भी है कि दलहन के उत्पादन और बागवानी के क्षेत्र में प्रगति हुई है। दलहन की कटाई पूरी हो चुकी है, जबकि गेहूं की कटाई 88% हो चुकी है। लॉकडाउन में किसानों को काफी छूट दी गई है, किसानों को हर संभव राहत दी गई है। अकेले प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम में ही गत 24 मार्च से अब तक करीब 1 महीने में किसानों के खाते में 17,986 करोड़ रुपए जमा किए गए हैं। शुरू से लेकर अब तक 9.39 करोड़ किसान परिवार लाभान्वित हुए हैं तथा 71,000 करोड़ रुपए की राशि अंतरित की जा चुकी है उनके खातों में। किसानों की भलाई के लिए पहले कभी भी किसी सरकार ने इतने कम समय में इतनी ज्यादा राशि नहीं दी है, ऐसा सरकार का कहना है। इसके अलावा जीडीपी में कृषि के योगदान के भी बढ़ने की उम्मीद है। ग्रीष्मकालीन फसलों पर विशेष ध्यान दिए जाने की वजह से पिछले वर्ष 41.31 लाख हेक्टेयर के सापेक्ष इस वर्ष 57.7 लाख हेक्टेयर क्षेत्र पर बुआई की गई है, जो कि 38% ज्यादा है। इसके अलावा 313.35 मिलियन टन बागवानी फसलों का रिकॉर्ड उत्पादन है और कृषि क्षेत्र ने मजबूती के साथ अपनी भूमिका निभाई है और निभा रहा है, जिसकी वजह से कृषि उत्पाद और किसी भी तरह की अन्य चीज की कमी नहीं है। और इस दौरान डिजिटल उपयोग को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। इनाम के तहत देश भर में पहले 585 मंडियों को 1 मई तक 100 मंडी इसमें और बढ़ाई जाएंगी और पूरे मई माह में 1000 मंडी तक इसे बढ़ाया जाएगा। तो बेहद महत्वपूर्ण खबर कृषि क्षेत्र से, और इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़े हुए हैं। डॉक्टर एसके मल्होत्रा एग्रीकल्चर कमिश्नर हैं और डॉक्टर सुरेश पाल डायरेक्टर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स एंड पॉलिसी रिसर्च हमारे साथ स्काइप पर जुड़े हुए हैं। आप दोनों का स्वागत है टीडी न्यूज़ में। सबसे पहले हम आपके पास आना चाहेंगे, जिस तरह से सरकार ने एक बेहद सुखद तस्वीर आंकड़ों की दी है, किस तरह से देखते हैं अर्थव्यवस्था में योगदान को देखते हुए और किसान हित को देखते हुए? जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा जो भारतवर्ष है वो एक प्रकार की जो हमारी जो इकोनॉमी है वो कृषि आधारित है और कृषि और लाइव स्टॉक को हम लोग साथ लेकर के चलते हैं। तो कृषि हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है और अभी क्योंकि हमारी फूड सिक्योरिटी की बात भी है और इसमें न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी की बात भी जुड़ी रहती है, साथ साथ में इनकम सिक्योरिटी की भी हम लोग जो है बात करते हैं। तो अभी जो वर्तमान परिस्थितियों की अगर आप बात करेंगे तो जो अभी चुनौतियां जो हम लोगों को सामने देखने को मिली, पहली बात तो ये आती थी कि ये जब भी लॉकडाउन का जैसे भी अब अनाउंसमेंट हुआ था और ये हमारा एक सीज़न ऐसा था जिस टाइम में रबी की फसलें लगभग जो है पक करके तैयार हो गई थी, तो वहाँ पर चुनौती आई कि उसको जो है कैसे मैनेज किया जाए। तो उसको तुरंत जो है समय रहते जो है उसको मैनेज कर लिया गया और हार्वेस्टिंग की जो समस्या थी, क्योंकि चना और जो सरसों है लगभग जो रबी की जितनी भी फसल थी वो तो लगभग मैच्योर होकर के और कटाई भी हो चुकी थी और किसानों का खलिहान में जो है सुरक्षित पहुंच चुकी थी। लेकिन जो गेहूं का जो चुनौती थी, जिसमें लगभग करीब उस समय में अगर हम देखें तो करीब 35 से 40% ही कटाई हुई थी, बाकी कटाई जो है रहती थी और पीक समय पर वो चल रही थी। तो कंबाइन हार्वेस्टर्स राज्य सरकारों ने विभिन्न उसमें जो है समय रहते हैं जो है उसका एक तरह से एक्शन लिया और 18-17 हज़ार के लगभग जो कंबाइन मशीनें थी, पंजाब ने उसको लगाया, हरियाणा ने 5,000 मशीनों को लगाया। मैं कल भी देख रहा था आंकड़ा, 74 मशीनें जो है वो जम्मू कश्मीर ने भी लगाई हैं और वहाँ पर हार्वेस्टिंग का काम चल रहा है। और आज की डेट में मैं देखूँ तो करीब 90% जो कटाई हो चुकी है और बाकी जो 10% कटाई गेहूँ की बची है वो भी आने वाले 1 सप्ताह के भीतर में सब कमी हो जाएगी, वो पूरी हो जाएगी। ये बात तो आ गई पहली हार्वेस्टिंग का जो सामने हमारे पास आई थी
की बात। दूसरी बात आ जाती है बिजाई की, क्योंकि अभी कॉटन की बिजाई जो है बहुत सारी जगह शुरू हो चुकी है, तो बीज जो है सब जगह पहुंच चुका है। और जो ये कॉटन की बिजाई है, क्योंकि हमारे पास जो आप देखेंगे पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और ये जो क्षेत्र है, इसमें पहले बिजाई हो जाती है और अप्रैल के महीने से शुरू हो जाता है। वहाँ पर बीज को की व्यवस्था कर दी गई है, खाद की व्यवस्था कर दी गई है और सही तरीके से बिजाई जो है चल रही है। इसके साथ साथ जो है बहुत सारी और आप चीज़ें देखेंगे कि जो किसानों का जो उत्पाद था, चाहे फल थी, सब्जियां थी, वो नहीं पहुंच पा रही थी क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन में दिक्कत आ रही थी और आवाजाही रुक गई थी। उस आवाजाही को जो है कंटिन्यू रखने के लिए, जिससे कि सप्लाई जो है कहीं भी बाधित ना हो, उसके लिए ट्रांसपोर्टेशन पर कहीं भी कोई रोक ना आए, इसके लिए एक जो है टोल फ्री नंबर जो है शुरू किया गया। और उस टोल फ्री नंबर पर कोई भी कहीं कॉल कर सकता है, अगर कहीं रुक गया है तो वो उसको जो है रोका जा सकता है। और साथ में उबराइजेशन वाला कंसेप्ट लेकर के चले और लगभग इसमें 11.37 लाख ट्रक और करीब करीब 2.3 लाख ट्रांसपोर्टर जो है उसके साथ जुड़े हुए थे। और वो उबराइजेशन की तरह, जैसे आप देख सकते हैं कि उनकी मूवमेंट क्या है और आवाजाही में उनको कहीं दिक्कत तो नहीं आ रही है। तो इस तरह के टोल फ्री नंबर स्टेट की एजेंसी से उनके साथ मिला करके ये सुनिश्चित किया गया कि जितने भी फल सब्जियां हैं वो निश्चित स्थान पर जो है समय रहते पहुंचे। और आज की डेट में अगर हम बात करें तो खाद्यान्न की देश में कोई कमी नहीं है, फल सब्जियां निरंतर रूप से सबको मिल रही हैं, किसी को किसी प्रकार की कोई कमी की महसूस नहीं हो रही है। बिल्कुल, आपने वो सभी कदम बताए हैं जिसकी वजह से ये एक सुखद तस्वीर सामने आई है। डॉक्टर सुरेश पाल, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से डॉक्टर मल्होत्रा ने तमाम कदम बताए जिनकी वजह से कृषि क्षेत्र का योगदान सामने आ रहा है इस वक्त, जबकि 60% नॉन एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री वहाँ पर स्लो डाउन है। कृषि का एक बड़ा योगदान नीति आयोग का कहना है कि सामने आया है और कृषि 0.5% जीडीपी में योगदान करती दिखाई देती है और ये इससे बढ़ता भी जाता है। तो ये जो योगदान है इसको किस तरह से देखते हैं, अर्थव्यवस्था की भी अगर बात करें और अगर हम किसानों की भी बात करें, उनकी अपेक्षाओं को देखते हुए, उनकी चिंताओं को देखते हुए? नमस्कार। इस चुनौतीपूर्ण समय में कृषि का जो एक तरह से प्रदर्शन है वो काफ़ी अच्छा है। ये अपने आप में बड़ी एक महत्वपूर्ण बात है। खाद्यान्न का हमारा रिकॉर्ड उत्पादन हुआ है 291 मिलियन टन से अधिक है। बागवानी में भी 313 मिलियन टन या उससे अधिक हमारा उत्पादन है। तो ये अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है कि इन सब चुनौतियों के होते हुए, असामान्य स्थिति के होते हुए कृषि क्षेत्र ने एक अच्छा प्रदर्शन किया है। उसके उत्पादन में किसी तरह का कोई प्रभाव हमको दिखाई नहीं दिया। इसके साथ में भी जो सरकार ने कदम उठाए हैं, वो चाहे रबी की फसल की कटाई से संबंधित हो या उनके विपणन से संबंधित हो, उसमें भी सुचारू ढंग से उस प्रक्रिया को पूरी करने का कोशिश किया है और काफ़ी हद तक सरकार उसमें सफल भी रही है। आपने जैसा कहा, कृषि का योगदान अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ज़रूरी है। पहले तो ये जो हमारी आर्थिक वृद्धि दर है उसमें सीधा इसका भागीदारी रहती है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कृषि वो क्षेत्र है जिसके ऊपर जो मैं समझता हूँ कि गरीब तबके के जो लोग हैं, जिनकी आय बहुत कम है, मजदूर हैं, किसान हैं, वो सीधे उनकी आजीविका कृषि के ऊपर निर्भर करती है। और कृषि का अच्छा होना इस सीजन में और आने वाले सीजन में भी अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद रखना, ये अपने आप में बड़ी बात है। और इस कृषि पर जो आधारित जो किसान हैं, मजदूर हैं, तो उनकी आजीविका पर उतना प्रभाव नहीं पड़ेगा जैसा कि लोगों ने शुरू में आशंका व्यक्त की थी। ये बड़ी बात है। दूसरी बात ये भी है कि जब ऐसी असामान्य परिस्थिति होती है, उसमें जो हमारी आवश्यक चीज़ें होती हैं, खाद्यान्न होता है, फल होते हैं, सब्जी होती हैं और ज़रूरत की चीज़ें होती हैं, जो ज़्यादातर कृषि से आती हैं, इनफैक्ट कृषि से ही आती हैं। तो उसमें कृषि की जो परफॉर्मेंस है वो अच्छा होना अपने आप में एक बड़ी खबर है। एक मैं कहूँगा कि बड़ा ही सकारात्मक एक संदेश है कि हम किसी तरह से जो बाकी जो गरीब लोग जो शहरों में हैं, जिनके पास में अभी सप्लाई हमको अवेलेबल कराना है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन को और अधिक मजबूत करना है, उसके लिए हमारे पास में पर्याप्त खाद्यान्न है
और वो खाद्यान्न जो है जो आगे हम उसको प्रोक्योरमेंट के द्वारा जब उसको हम सप्लीमेंट करेंगे तो उसके में भी हमें कोई कठिनाई आने वाली नहीं है। हाँ, ये बात सही थी जैसे डॉक्टर मल्होत्रा कह रहे थे कि इनिशियली लॉजिस्टिक में थोड़ी इश्यूज थे। ये होता है कि जब अनएक्सपेक्टेड कोई स्टेप लेते हैं, वो मेजर स्टेप लेते हैं, तो ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स थी, मार्केट में उतने बायर नहीं थे। लेकिन जैसे जैसे सूचना लोगों से साझा की गई, लोगों को जैसे पता चला कि ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कृषि के उत्पादन में कोई कमी आने वाली नहीं है, और सरकार का जो मुख्य कृषि ऑपरेशंस हैं उनमें छूट दी गई है उनको करने के लिए, तो उसमें काफ़ी लाभ, एक तरह से मार्केट में कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ, और जिससे जो मार्केटिंग की प्रोसेस है वो स्टार्ट हो गई। उसमें खाद्यान्न भी थे, जैसे गेहूं है उसकी प्रोसेस शुरू हो गई, चना है उसकी प्रोसेस शुरू हो गई, और जो बाकी खाद्यान्न हैं या बाकी जो जिनसे जो इस समय में आती हैं उनकी प्रक्रिया भी शुरू हो गई। कुछ लोग कह सकते हैं कि सब्जी थोड़ा उतना नहीं है, माननीय मंत्री जी भी साथ ही इसका संकेत कर रहे थे, लेकिन हमको ये भी समझना चाहिए कि इस सीजन में मई और जून में सब्जियां थोड़ी हमारी कम हो जाती हैं क्योंकि सीजन नहीं होता, या तो ज़्यादा सर्दियों में आती हैं या उसके बाद जो है जून या जुलाई में आएंगी, जिसको हम क्यूकरबिट्स बोलते हैं, तो उनका भी अरेंजमेंट सरकार में 4 से इस समय कर सकती है। आने वाले समय की चुनौती ये जरूर है कि जो हमारी खरीफ का सीजन है उसमें सही से जो इनपुट है, खासतौर से खाद और बीज, इसकी उपलब्धता ठीक कराई जाए। लेकिन इसके साथ में एक बड़ी चुनौती और है जिसको मैं 4 से मैं समझता हूँ कि अब जितना जो हमारी मशीनरी एक तरह से काम कर रही है, जो आम की फसल है दक्षिण भारत में अब शुरू हो गई और उत्तरी भारत में अब ये शुरू होने वाली है, तो उसका भी एक उसके विपणन का इंतजाम भी सरकार उसी तरह से करेगी जैसा बाकी जिनसों के लिए किया है। जी बिल्कुल, डॉक्टर एस.के. मल्होत्रा भी हमारे साथ हैं। मल्होत्रा जी, जिस तरह से डॉक्टर पाल ने कहा कि जो अभी के जो उत्पादन है वो बहुत अच्छा हुआ है, उम्मीद से ज़्यादा उत्पादन हुआ है, और इसके जो इसमें तारीफ़ के पात्र हैं वो किसान हैं। लेकिन एक सबसे बड़ी बात ये भी आ जाती है, सरकार ने भी कहा है कि जिस तरह से अगर बुआई की बात करें, कटाई के साथ साथ बुआई के आंकड़ों में भी वृद्धि हुई है, और पिछले साल के अगर आंकड़ों के मुताबिक देखें, उसकी तुलना करें तो 38% बुआई अभी तक अधिक हो चुकी है। लेकिन जिस तरह से डॉक्टर पाल ने आगे की चुनौतियां बताई हैं, चाहे विपणन को लेकर हो या फिर बीज को लेकर हो या खाद को लेकर हो या अन्य जो आवश्यक साजो सामान है कृषि के लिए उसको लेकर हो, उपकरणों को लेकर हो, तो अभी तक जो रणनीति सरकार ने अपनाई थी, जो किसानों को छूट दी गई थी, या फिर जो कटाई बुआई के लिए मशीनरी थी, बीज, उर्वरक, कीटनाशक, इनको मुक्त रखा गया था, तो आगे भी इसी तरह का दूरदर्शी फैसला लिया जाएगा? देखिए, जो ये बात है बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये मायने रखती है, क्योंकि जो कृषि के जितने भी आदान है अगर वो किसानों तक सही समय से नहीं पहुंचते तो उससे जो है कृषि प्रभावित होती है। तो इस बात पर जो है हम लोग पहले से ही नज़र रखे हुए हैं, और हमारे जो केंद्रीय कृषि मंत्री हैं, माननीय कृषि मंत्री साहब ने एक वीडियो कॉन्फ्रेंस भी की और उसमें सभी राज्यों के जितने भी कृषि मंत्री हैं उनके साथ मंत्रणा की। उसके बाद एक और वीडियो कॉन्फ्रेंस भी की, जितने भी हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरीज हैं, एग्रीकल्चर कमिश्नर्स हैं हमारे राज्यों के, उनसे बातचीत करके जो आने वाला खरीफ सीजन है ये सुनिश्चित करने के लिए कितने बीज की जरूरत है, कितनी खाद की आवश्यकता है, कहाँ कहाँ मशीनरी की जरूरत है, किस तरह के पेस्टिसाइड की जरूरत है, उसको समय रहते ही उसका जितना भी प्रबंध है वो किया जाए, और ब्लॉक लेवल तक, माइक्रो लेवल तक जितने भी इनपुट है वो सब पहुंचना चाहिए। और जो इनपुट डिलीवरी सिस्टम है उसको स्ट्रॉन्ग बनाने की जरूरत है, और वो बनाया गया है और उसको सुनिश्चित कर दिया गया है। और ये मीटिंग जो है करीब 16 अप्रैल को जो है इसका डिस्कशन हुआ था, और अभी जो है संकेत भी हमारे पास अच्छे आने शुरू हो गए हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ग्रीष्मकालीन की जो है बिजाई हमारे सामने चल रही है, और ग्रीष्मकालीन का आप देखेंगे पिछले साल की तुलना में 57 लाख क्षेत्र में जो है खेती हो चुकी है इसकी बिजाई, और जबकि ये पिछले साल ये 41 था, इस साल 57 हो चुकी है, तो ये बढ़ोतरी है। तो इसका मतलब ये कहेंगे हम किसी भी रूप से जो है बिजाई प्रभावित नहीं है। और खरीफ सीजन का जो एक्टिविटी है जिसमें कॉटन की बिजाई की भी मैं बात कर रहा था, उसकी शुरुआत हो चुकी है, लेकिन लोग मानसून की वेट कर रहे हैं। और इस टाइम हम लोग ये कहेंगे कि हम वी आर लकी एनफ कि जो हमारा मानसून है उसकी जो फोरकास्ट हुई है वो नॉर्मल रहेगा,
और इस बार जो है एल नीनो इफेक्ट जो है इस तरह का नॉर्मल रहेगा, उसका कुछ ऐसा प्रतिकूल असर दिखाई देने वाला नहीं है। और जो मानसून है वो अच्छा आएगा, उस मानसून की परिस्थिति का हमें फ़ायदा उठाना चाहिए, हमारे किसान भाइयों को उसका फ़ायदा उठाना चाहिए और समय रहते हैं सभी तैयारियां कर ले, जिससे कि जो हमारा उत्पादन और जो हम लोगों ने टारगेट रखे हैं 298.3 मिलियन टन, उसको हम पूरा करेंगे और वो निश्चित रूप से पूरा होगा, जिससे कि हमारी खाद्य सुरक्षा भी जो है सुनिश्चित होगी। इसके लिए हमारा मंत्रालय, कृषि मंत्रालय पूरी रूप से प्रतिबद्ध है और सभी योजनाएं एक प्रकार से कार्य रूप में है और कार्यान्वित हो रही है। बिल्कुल। डॉक्टर पाल, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से सरकार का कहना है कि खाद्यान्न का पर्याप्त भंडार मौजूद है और लॉकडाउन के इस काल में किसी भी तरह आम नागरिक को डरने की ज़रूरत नहीं है। एक चिंता आपने जताई कि जो विपणन को लेकर है उसको लेकर जो है, या जो माल की निर्बाध आवाजाही है उसको लेकर सशक्त इंतज़ाम करने होंगे, पर्याप्त इंतज़ाम करने होंगे। सरकार ने जो अभी तक इंतज़ाम किए हैं, अगर उनको हम देखते हैं तो 67 रेल मार्गों पर रेलों की तैयारी करना जिससे कि निर्बाध आपूर्ति रहे, और किसान रथ ऐप लॉन्च करना जिससे कि कहीं भी बॉर्डर पे जो भी परिवहन की समस्या आती है, कई बार एक राज्य का ड्राइवर है वो बॉर्डर पे किसी वजह से रुक जाता है जो इस तरह की ज़रूरी आपूर्ति के सामान को लेकर जा रहा है, तो सप्लाई चेन को निरंतर रखने में ये कितने महत्वपूर्ण कदम है और इनके किस तरह के परिणाम देखने को मिलते हैं और किस तरह की रणनीति सरकार की इसमें आपको दिखाई देती है? जैसे कि आप शायद लगता है कि वो कनेक्शन में नहीं है, तो मैं बता देता हूँ, इस पर चर्चा कर लेते हैं हम लोग। क्योंकि अभी जितनी भी ये आप जैसे इसके बारे में बात कर रहे थे, तो इसके लिए आवाजाही में कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए जो ऐप बनाया और जो एक कार्यक्रम चलाया, और वो 17 तारीख को जो है इसका लॉन्चिंग किया गया थे, हमारे माननीय कृषि मंत्री जी ने इसको लॉन्च किया। इसको किसान रथ का नाम दिया गया और इस किसान रथ के माध्यम से जितना भी जो आप कह रहे हैं कि लॉजिस्टिक एग्रीगेटर्स हैं उनको कोई दिक्कत ना आए, उसको सीधा जो है उसको जोड़ दिया गया और जितने भी राज्य सरकार हैं उसमें नोडल ऑफिसर्स आइडेंटिफाई किए गए और उस टोल फ्री नंबर जिसका मैंने आपको जिक्र किया था, वह टोल फ्री नंबर मैं यहाँ बोल करके भी बता देता हूँ, 1800-180-4200। ये एक टोल फ्री नंबर है। इस टोल फ्री नंबर पर कोई भी ट्रांसपोर्टर जो कहीं अटका होता है, वो अगर वो फ़ोन करता है तो नोडल ऑफिसर के पास उसकी जानकारी जाएगी। वो नोडल ऑफिसर जो है उसकी समस्या का तुरंत जो है इसका निवारण करेगा और तुरंत निवारण होने के बाद से उस जितना भी एक प्रकार से जितना भी उसका फल है, सब्जियां हैं, कृषि उत्पाद है, वो जो है कहीं प्रतिबाधित नहीं होगा। और जैसे गेहूं की एक बात कर रहे थे कि प्रोक्योरमेंट सेंटर्स जो है उसको भी हम लोगों ने बढ़ा दिया है। पहले जो ये प्रोक्योरमेंट सेंटर थे कुल 1485 थे, ये बढ़ा करके 2790 प्रोक्योरमेंट सेंटर कर दिए गए हैं। और बहुत सारे ऐसी राज्य सरकारें भी हैं जिन्होंने भी एक तरह से प्रोएक्टिव एक्शन लिया है और प्रोक्योरमेंट सेंटर के बढ़ाने से इसका फ़ायदा ये हुआ कि उसका जो एक प्रकार के किसान है, किसानों को जो अपना प्रोड्यूस है, मुख्य रूप से जो गेहूं को लेकर के जा रहे हैं उनको दिक्कत ना आए और किसान जो है जितना भी प्रोड्यूस है वो इमीडिएटली जो है उसका निस्तारण जो है वो मंडी में कर सके। तो शुरू के अवस्था में जैसे भी लॉकडाउन जैसे डिक्लेयर हुआ था तो 25 तारीख को ही करीब 1600 मंडियों को खोल दिया गया था। उस 2500 में से करीब 400-500 मंडियां तो फल सब्जियों वाली थी, 1100 मंडियां तो ये इनके बाकी जो खाद्यान्न के लिए बनाई गई तो इमीडिएटली खोल दी गई। उसके बाद तो और भी बढ़ करके आ गई मंडियां सामने। बिल्कुल, बेहद महत्वपूर्ण आंकड़े आपने हमारे साथ साझा किए हैं, बेहद महत्वपूर्ण जानकारी है। डॉक्टर पाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर पाल, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से जो मंडियों की संख्या है वो बढ़ाई गई, प्रोक्योरमेंट पॉलिसी की बात की और बड़ी संख्या में जो है वो प्रोक्योरमेंट हुआ है, चाहे गेहूं का हो, दलहन का हो, तिलहन का हो, लगातार ये प्रक्रिया जारी है। तो इससे किसानों को जो रिटर्न मिलना है, किसानों को जो फ़ायदा होना है, उसमें किस तरह की वृद्धि देखते हैं? क्योंकि अन्नदाता का जो सेटिस्फेक्शन है, संतुष्टि है, वो भी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, जो एग्रीकल्चर मार्केटिंग है, कृषि से संबंधित जो उत्पाद है उनकी जो मार्केटिंग है, उसमें डिस्ट्रीब्यूशन के पहले से कुछ इश्यूज थे, लेकिन ये समय है कि हम डिजिटल प्लेटफॉर्म को यूज़ करके उस डिस्ट्रीब्यूशन को कैसे इफ़िशेंसी उसकी बढ़ाएं, कैसे उसको और सक्षम बनाएं। सो ये पहल सरकार की रही है और उसमें काफ़ी हद तक सफल भी रही है। इनाम है उसको हम जो है कितना इम्प्लीमेंट कर दें। इनफैक्ट अब तो ये फुल्ली ऑपरेशनल हो जाना चाहिए। जितनी भी मंडी हैं उसको इनाम के थ्रू उसमें कनेक्ट हो जानी चाहिए।
जितने किसान हैं, लगभग बड़े किसान तो उससे कनेक्ट हो ही सकते हैं, और जितने भी जो मार्केटिंग से संबंधित एजेंसीज हैं, जिसमें वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशंस हैं, एफसीआई है, और जितनी बाकी संस्थाएं हैं, वो सबको जो है डिजिटल प्लेटफॉर्म से कनेक्ट करने में मेरे विचार से एक अवसर है, जिससे डिस्ट्रीब्यूशन जो इश्यूज हैं एग्रीकल्चर के और मार्केटिंग के, उसको हम एड्रेस कर सकते हैं। आपने जो प्रश्न किया है कि जो अरेंजमेंट किए गए हैं उससे किसानों की जो ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसमें जैसे एक तो ये है कि जो हमारा उत्पाद है, उत्पाद में किसी तरह का प्रभाव कोई नहीं आया है जो कृषि से संबंधित है, चाहे हम उसमें खाद्यान्न की बात करें, चाहे उसमें हम बागवानी फसलों की बात करें। लेकिन इसके साथ में ही जो एमएसपी है, एमएसपी में बढ़ोतरी की गई है, और ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि जो किसान की जो फसलें हैं उनका एमएसपी के ऊपर जो है खरीदारी करे सरकार, उसके काफ़ी व्यापक प्रबंध कर लिए गए हैं। और मैं यहाँ समझता हूँ कि केंद्र सरकार और राज्य सरकारों में एक समन्वय होना बहुत जरूरी है। तो उससे जो है मैं समझता नहीं कि इन दो क्षेत्रों में, खाद्यान्न और बागवानी के हिसाब में, कोई ज़्यादा फर्क किसानों के ऊपर पड़ेगा। स्थिति जो है जैसे पहले थी उसके अनुरूप ही होना चाहिए। थोड़ा बहुत उसमें हो सकता है अभी इनिशियल स्टेज में रहा हो जब लॉकडाउन शुरू हुआ, लेकिन अब पूरी तरह सुचारू रूप से उसको ठीक हो जाना चाहिए। बिल्कुल, स्थिति को ठीक करने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। डॉक्टर मल्होत्रा हमारे साथ हैं। डॉक्टर मल्होत्रा, आपसे ये जानना चाहेंगे कि किसानों को ज़्यादा फायदा हो, एमएसपी जो बढ़ा है 50 से 109 गुना तक, उससे किसान जो हैं वो काफ़ी खुश हैं। इसके अलावा विभिन्न योजनाएं हैं, फसल बीमा योजना है, चाहे केसीसी है, इसके अलावा पीएम किसान योजना है, और उनमें लगातार जिस तरह से बदलाव भी किए गए हैं वो भी एक किसानों के लिए अच्छी खबर है। ये किस तरह से किसानों को एक कवर देते हैं और आगे किसानों को ज़्यादा फायदा मिले, इसके लिए क्या कुछ कदम उठाने की योजना है? बिल्कुल, जैसे कि आप देखते हैं कि हम सभी अपना बीमा कराते हैं, तो इस प्रकार से जिससे कि अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं, तो इसी तरह से किसानों के लिए भी एक ऑप्शन रखा गया है, जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, एक नया कार्यक्रम जो बड़ा अच्छा कार्यक्रम चलाया गया है, जिसको काफ़ी उसकी एक्सेप्टेबिलिटी रही है और किसान उसका भरपूर फ़ायदा भी उठा रहे हैं। तो उसके माध्यम से वो अपना रिस्क जो है वो कवर कर सकता है। बहुत सारे ऐसे जोखिम हैं जो अक्सर कृषि में आते रहते हैं, और खेती जब भी करते हैं तो क्योंकि वातावरण आधारित है और जो जितना भी आप देखेंगे मौसम आधारित है, कहीं भी मौसम की मार भी पड़ सकती है, कहीं सूखा पड़ता है तो कभी बाढ़ भी आती है, कभी ओले भी पड़ते हैं। तो इस तरह से किसान जो है अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए, अपनी फसल को सुरक्षित रखने के लिए जो है फसल बीमा योजना का फायदा ले रहे हैं। और जैसा कि मैं आंकड़े देख रहा था, करीब 6200 करोड़ का जो करीब इसके बहुत सारे लाभ जो है किसानों को गए हैं, जिन्होंने जो प्रीमियम ले रखा था उसका जो है किसानों को इसका फ़ायदा मिला है। और इसके साथ साथ जैसे केसीसी की भी बात कर रहे थे, क्योंकि उसको ऋण लेने में आसानी हो, और इसके लिए करीब 20 लाख किसानों को जो है इसमें जोड़ा गया है। इसके साथ साथ में केसीसी उनको मिला है, और आगे का जो लक्ष्य 75 लाख का रखा गया है, और इस साल जो है वो पूरा कर लिया जाएगा। लेकिन एक बात और मैं बताना चाहूँगा, क्योंकि यहाँ मंडीकरण की भी बात कर रहे थे हम लोग, और किसानों को दिक्कत ना आए। अभी तक आप देखेंगे कि हमारे यहाँ एपीएमसी एक्ट है, और अभी किसान जो है बहुत सारी ऐसी जगह है डायरेक्ट मार्केटिंग नहीं कर सकता। तो डायरेक्ट मार्केटिंग का एक कंसेप्ट जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया, जिससे कि किसान जो है वो सीधा अपनी फसल बेच सके, उसको किसी तरह के लाइसेंस की जरूरत ना पड़े। अगर किसी को ट्रेड करना है तो लाइसेंस की जरूरत पड़ती है, तो किसान सीधा बेच सके। अभी आप देख रहे हैं कि जो अभी जो महामारी की जो स्थिति एक तरह से आ रही है, जिसमें लॉकडाउन है, लॉकडाउन होने की वजह से किसानों को ये एक ऑप्शन उनके सामने खुल करके सामने आया है, जिसको अल्टरनेट मार्केटिंग बोलते हैं, डायरेक्ट मार्केटिंग। वो जा करके कोऑपरेटिव सोसाइटीज या मंडी के बाहर वो अपना एक आउटलेट लगा सकता है, या जिस तरह की जहां भी चाहे तो वो इस तरह की डायरेक्ट मार्केटिंग कर सकता है। दूसरा, जो जितने भी ट्रेडर हैं वो किसान के खेत पर जाकर के सीधा परचेज कर रहे हैं। इससे क्या होता है, किसान को एक डबल फायदा भी हो रहा है। किसान जो ट्रांसपोर्टेशन की जो कॉस्ट है उसको वो भी बच रही है। तो इस तरह की बहुत सारे कई परिणाम निकल के सामने आ रहे हैं, और जो केंद्र सरकार ने इसकी एक जो डायरेक्ट मार्केटिंग की योजना बनाई, राज्य सरकारें उसको अडॉप्ट कर रही हैं, और राज्य सरकारों से भी बड़े अच्छे परिणाम निकल करके सामने आ रहे हैं, और अल्टीमेटली ये चाहते हैं कि किसानों को फायदा सबसे अधिक मिले। बिल्कुल, किसानों को सबसे अधिक फायदा मिले। और ई नाम पर जो मंडियों की संख्या 1000 बढ़ाए जाने की बात है, मई तक इसका लक्ष्य रखा गया है, इससे कितना फायदा मिलने वाला है? इसके साथ ही नीति आयोग की अगर बात करें तो इसमें जो नए मॉड्यूल इंट्रोड्यूस किए हैं वो किसानों के लिए कितने लाभकारी होने वाले हैं, और किस तरह से राज्यों में समन्वय किया जाएगा अगर प्राइवेट स्टेक होल्डर्स की भी बात आती है तो?
हाँ, तो जैसे कि आप मॉड्यूल की बात कर, इसमें नीति आयोग की जो कल अगर आपने कल चर्चा सुनी हो, जो ये प्रेस ब्रीफिंग हुई थी, उसमें 3-4 बातें निकल करके सामने आई थी, जिसमें एपीएमसी एक्ट, उसमें सुधार करने के लिए कहा गया। दूसरा जो बात आई उसमें लैंड लीजिंग एक्ट, उसके बारे में ये नीति आयोग की तरफ से जो बहुत सारी चीज़ों पर जो है पहल हो रही है, और इसके साथ उसमें डायरेक्ट मार्केटिंग की बात भी की गई और उसमें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात भी की गई जी। तो ये सब जितने भी मुद्दे हैं सभी मार्केटिंग से जुड़े हुए हैं, और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग वाली भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिससे कि किसान बहुत सारे ऐसे उत्पाद हैं जिनका जो है सुरक्षित उत्पादन करके अपनी आमदनी में जो है इजाफा कर सकता है, और विन विन सिचुएशन जो हम कहते हैं वो उस तरह की सिचुएशन रहेगी। तो उसमें बहुत सारे ऐसी जो गाइडलाइंस में कमियां थी, उस गाइडलाइंस में सुधार कर लिया गया है, और वो उन गाइडलाइन पर जो है मंत्रणा हो रही है, और मुझे लगता है कि इसी आने वाले 1 सप्ताह के अंदर जो है भारत सरकार कुछ अपने निर्णय लेने वाली है, और उस पर कुछ ना कुछ जो है जितने नीतिगत फैसले होंगे वो लिए जाएंगे, जिससे कि किसानों को जो एक प्रकार के केंद्र में रख करके जो है वो फैसले लिए जाएंगे और गाइडलाइंस को बनाया जाएगा। बिल्कुल इंतज़ार करना होगा। डॉक्टर पाल हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर सुरेश पाल, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से लगातार किसान हित के लिए फैसले लिए जा रहे हैं, चाहे परिवहन की बात हो, डॉक्टर पाल के साथ हमारा कनेक्शन फिर से टूट गया है। डॉक्टर मल्होत्रा, हम आपसे ही बात करना चाहेंगे कि लगातार बात चल रही है कि जो ऑप्शनल कृषि के साथ जो उद्योग होते हैं, इसके अलावा जो मनरेगा है उसमें कार्य दिवस के साथ साथ जो उसके रेट हैं उसको भी बढ़ाया गया है। तो बहुत से भूमिहीन और सीमांत किसान हैं, उनके लिए क्या कुछ सरकार की योजना है? और इसके अलावा जो अभी वर्कर्स की या लेबर की जो कमी महसूस की जा रही है, तो मनरेगा में भी बहुत सारे ऐसे काम आते हैं जो कि कृषि से जुड़े रहते हैं, तो ये इसकी कितनी आपूर्ति करते हुए दिखाई देते हैं, और इससे किस तरह से द्विपक्षीय फायदा कृषि को भी और इन किसानों को भी होता हुआ दिखाई देता है? इसमें तो मैं, क्योंकि पहली बात जो इसको जोड़ करके मैं बात करना चाहूँगा वो ये करना चाहूँगा कि खेती में बहुत सारे मजदूरों की जैसे ज़रूरत पड़ती है, बहुत सारी ऐसी कृषि की एक्टिविटीज़ हैं जहाँ ज़रूरत पड़ती है, लेकिन हम लोग अब ये बढ़ावा दे रहे हैं कि मशीनीकरण जो है एग्रीकल्चर में उसको बढ़ावा दिया जाए, जिससे कि कम मैन पावर से हम अधिक से अधिक काम समय रहते कर सके और एक अच्छे प्रिसीजन के साथ कर सके। तो इसके लिए मशीनरीज को बढ़ावा दिया जा रहा है, और इसके लिए एक सब मिशन भी चलाया गया है जिसको हम कहते हैं सब मिशन फॉर यूज़ ऑफ मशीनरी इन एग्रीकल्चर। उसके तहत जो है मशीनीकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है, और बहुत सारी ऐसी मशीनरीज हैं जो महंगी हैं, जो हमारे छोटे और मझले किसान हैं वो उसको खरीद नहीं सकते। तो इसके लिए जो है कस्टम हायरिंग सेंटर बनाए गए हैं, और कस्टम हायरिंग सेंटर से जो है वो भाड़े पर एक तरह से मशीन का ऑर्डर करके वो अपना काम करा सकता है, और बहुत ही कम खर्चे में वो अपनी जितनी भी कृषि की गतिविधियां हैं वो कर सकते हैं। डॉक्टर पाल भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर पाल, जिस तरह से कृषि में तकनीक की, मशीनीकरण की बात की जा रही है और कस्टम हायरिंग सेंटर्स, इस तरह के जो नए कदम उठाए जा रहे हैं, उससे आप कितना व्यापक फायदा होते हुए देखते हैं? पहले तो मैं माफी चाहूंगा, मेरी कनेक्टिविटी में कुछ प्रॉब्लम थी। ये अच्छी बात है कि इस अवसर का हमको फायदा उठाना चाहिए कि कैसे हम फार्म मैकेनाइजेशन को प्रमोट कर सकें। उसके 2 फायदे होंगे। एक तो जो आगे जो सामान्य वर्ष है उसमें जो कृषि की लागत है उसमें काफ़ी कमी आएगी, और दूसरा जो ऑपरेशंस हैं, फार्म ऑपरेशंस हैं, तो उनमें काफ़ी इफिशिएंसी आएगी। उसमें जैसे सोविंग टाइम है वो हमारा कम हो जाएगा, उसका हार्वेस्टिंग टाइम कम हो जाएगा, और बाकी जितने ऑपरेशंस हैं उनमें इफिशिएंसी होगी, उनकी कॉस्ट भी कम होगी। तो मैं समझता हूँ कि एक बड़ा फायदा मशीनीकरण से कृषि में बढ़ाने के लिए काफी फायदा किसानों को मिलेगा, और जिसका फायदा बाकी लोगों को भी जाएगा। लेकिन इससे पहले एक आपने बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात कही थी कि गांव में ऐसे बहुत से मजदूर हैं जो रोजाना अपनी आजीविका चलाते हैं, लेकिन वो कृषि से बाहर काम करते हैं, और इस लॉकडाउन में उनकी आजीविका पर काफी असर पड़ा है। वो काम नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन सरकार ने कुछ ऐसी छूट दी है जिसमें वो काम कर सकते हैं। उसमें मनरेगा एक है, इरिगेशन के प्रोजेक्ट ये एक हैं, और बाकी छोटे छोटे जो आसपास की एक्टिविटीज हैं उसमें भी वो काम कर सकते हैं। मैं समझता हूं कि उनकी आमदनी को सुनिश्चित करने के लिए सरकार का एक बड़ा पहल है ये, और इसका लाभ सीधा जो हमारे गरीब लोग हैं गांव में या गांव के बाहर भी जो हैं उनको सीधा इसका लाभ मिलेगा।
जी, सरकार की तरफ से तमाम कदम उठाए जा रहे हैं जिससे कि कृषि और इससे जुड़े हर क्षेत्र के व्यक्ति को, आम जनमानस को इससे फ़ायदा मिले और लगातार ये क्षेत्र आगे प्रगति करे। डॉक्टर पाल, आपका और डॉक्टर मल्होत्रा, आपका इस कार्यक्रम में जुड़ने और बेहद महत्वपूर्ण बातों पर प्रकाश डालने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो लगातार सरकार की कोशिश है कि तमाम प्राथमिकताओं को तय करे, चुनौतियों से जूझे और आगे निकले, क्योंकि कोरोना को है हराना, मिलकर है संकल्प उठाना और इसके साथ ही प्रधानमंत्री के जान भी जहान भी के मंत्र को आगे है लेकर जाना। इसके साथ ही इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।